मुकेश मिश्र आप सबका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं एक विज्ञान शिक्षक हूं और हम कुछ विषयों पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा का शीर्षक ये रख सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन। हम सभी जानते हैं कि सभी जीवधारियों यानी पौधे और जंतुओं के लिए तीन मुख्य चीज़ें आवश्यक होती हैं। वो है भोजन, जल और वायु। और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी जीवधारी हैं भिन्न भिन्न पर्यावरण में रहते हैं, अलग अलग पर्यावरण रहते हैं। कुछ ज़मीन पर रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं। जमीन पर रहने वाले जीवधारी भी कई प्रकार के होते हैं। पृथ्वी पर अधिकतर स्थान ऐसे होते हैं जहाँ जीवधारियों को जीवन की आवश्यक चीज़ें सरलता से मिल जाती हैं। ऐसे स्थानों पर जीवधारी अधिक संख्या में पाए जाते हैं, किंतु कुछ स्थान ऐसे भी हैं जहाँ परिस्थितियाँ जीवन के लिए बहुत कठिन होती हैं। रेगिस्तान एक ऐसी जगह है, रेगिस्तान में चारों रेत ही रेत होता है, पानी की हमेशा कमी रहती है। रेगिस्तान में बड़े छायादार वृक्ष नहीं होते, वहाँ दिन में बहुत अधिक गर्मी पड़ती है, रात में रेत के ठंडे हो जाने के कारण बहुत अधिक ठंडक हो जाती है। इसी प्रकार बर्फीले प्रदेशों जैसे उत्तर और दक्षिणी ध्रुव पर ऊंचे पहाड़ों चोटियों पर हमेशा बर्फ रहती है और ठंडक बहुत अधिक होती है। ऐसे कठिन परिस्थितियों वाले स्थान पर भी जीवधारी रहते हैं, किंतु कम संख्या में। आपने अपने जिले तथा राज्य की भौगोलिक स्थितियों के बारे में पढ़ा भी होगा, समझा भी होगा। सब जगह अलग अलग तरह के पर्यावरण पाए जाते हैं। कहीं पर मैदान है, कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं पर तालाब है और कहीं पर घने जंगल हैं। हमारा देश तो छत्तीसगढ़ से कई गुना बड़ा है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ इसलिए कह रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में ही शिक्षक हूँ और यहाँ ही बच्चों का अध्यापन कार्य कराता हूँ। देश के पर्यावरण में और भी अधिक विविधता पाई जाती है। भारत के तीन ओर समुद्र है। अच्छा, तीन ओर समुद्र होने के कारण ही भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है या उपमहाद्वीप के रूप में भी कहा जाता है। उसका कारण और भी है, क्योंकि यहाँ पर बर्फीला स्थान भी है, रेगिस्तान भी है, मैदान भी है, हरे भरे पठार हैं, पहाड़ हैं। तो हमारे देश में तीन ओर से समुद्र और उत्तर में हिमालय पर्वत है। हिमालय छोटे बड़े पहाड़ों की विशाल श्रृंखला है। इसके छोटे पहाड़ों पर घने जंगल हैं। वहीं बड़े पहाड़ों की चोटियों पर बर्फ से ढकी होती है। राजस्थान में काफ़ी बड़े भाग पर रेगिस्तान है, तो उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े मैदान हैं। यदि हम पृथ्वी को पूरी तरह से देखें तो हमें विविध प्रकार के पर्यावरण मिलते हैं। पृथ्वी के दो ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। दोनों बहुत अधिक ठंडे हैं। इनकी सतह पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। इसके अतिरिक्त पृथ्वी का सतह, महासागर, विशाल रेगिस्तान, घने जंगल, पहाड़, मैदान आदि भी पाए जाते हैं। अब इन जगहों पर रहने वाले जो भी जीव हैं वो आपस में खाद्य श्रृंखलाओं से जुड़े हुए होते हैं। खाद्य श्रृंखला की शुरुआत हमेशा पौधे से होती है। पौधे से क्यों होती है? कि पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं, वो उत्पादक होते हैं। अब हम अलग अलग पर्यावरण की सैर करें और यह देखें कि पौधे और जंतु की प्रकार परिस्थितियों में रहते हैं, इनका आपस में क्या संबंध होता है। सबसे पहले हम हमारे परिचित उस पर्यावरण में चलते हैं जहां हम रहते हैं। आपने देखा होगा कि पुराने मकान, किलों आदि की दीवारों पर पीपल के पौधे उगाते हैं। इन पौधों को श्वसन के लिए हवा खूब मिलती है और हवा में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड इन्हें भोजन बनाने में सहायता प्रदान करती है। किंतु उन्हें पानी और खनिज लवण कहाँ से मिलते हैं? क्या आप इसका अनुमान लगा सकते हैं? जरूर लगाएंगे और कमेंट में लिखेंगे भी कहाँ से मिलते हैं। क्या आप पीपल के पेड़ से शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला बना सकते हैं? अगर बच्चे बना सकते हैं तो जरूर कमेंट्स में लिखेंगे। आपने देखा होगा गेहूं और चावल में प्रायः छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं, जिन्हें घुन कहते हैं। इन कीड़ों का हवा और भोजन तो मिल जाता है, किंतु पानी कहाँ से मिलता होगा? छिपकली, घुन आदि जंतु पानी पीते हुए दिखाई नहीं देते, क्योंकि इन्हें इनकी भोजन से ही पर्याप्त पानी मिल जाता है और अलग से पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। अपने आसपास के पौधे और जंतु दिखाई पड़े तो उनके बारे में यह लगाने का हमेशा प्रयास करें कि भोजन, हवा, पानी कहाँ से मिलता होगा, क्योंकि इसी से हम खाद्य श्रृंखला के बारे में जान सकते हैं। अब हम अपने देश के एक राज्य राजस्थान के एक ऐतिहासिक नगर जैसलमेर चलेंगे। यह रेगिस्तान में बसा हुआ है और नगर से बाहर निकलने पर चारों ओर रेत ही रेत दिखाई पड़ती है। यहाँ पर पेड़ों के स्थान पर कांटेदार झाड़ियाँ अधिक दिखाई देती हैं। बबूल के पेड़ के समान दिखने वाली खेजड़ी नाम का एक पेड़ रेगिस्तान में बहुतायत से पाया जाता है। इसके अतिरिक्त नागफनी के पौधे और रेगिस्तानी घास भी पाई जाती हैं। ये पौधे खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होती हैं। दिन के समय इतनी तेज धूप होती है कि दूर तक कोई जंतु दिखाई नहीं पड़ता, किंतु शाम होती कई छोटे बड़े जंतु भोजन की तलाश में बाहर निकल पड़ते हैं। रेगिस्तानी छिपकलियाँ रेत पर चलने वाले कीड़ों खाती और रेत में बिल बनाकर रहने वाले चूहे भी समय भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं।
बाज और उल्लू इन छिपकलियों और चूहों का शिकार करते हैं। रेगिस्तान में रहने वाली लोमड़ियाँ भी चूहों और पक्षियों का शिकार करते हैं। इस प्रकार रेगिस्तान जैसे सूखे पर्यावरण में भी कई प्रकार के जीवधारी रहते हैं और खाद्य श्रृंखलाओं से आपस में जुड़े होते हैं। अब हम अपने घर से बाहर दूर समुद्र की ओर सैर चलेंगे। समुद्र में इतना पानी भरा होता है कि वह कभी सूखता नहीं है। पृथ्वी की सतह के 3/4 भाग में समुद्र फैला हुआ है और शेष भाग पर जमीन है। इससे आप अनुमान लगा सकते हैं समुद्र में कितना पानी है। समुद्र पानी में विभिन्न प्रकार के काई, हम उसको शैवाल भी कहते हैं, और छोटे बड़े पौधे तैरते हैं। ये सूर्य के प्रकाश और पानी में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं और पानी और लवण इन्हें समुद्र से मिल जाते हैं। समुद्र के पानी में घुली हुई हवा में स्थित ऑक्सीजन से शोषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से भोजन बनाते हैं। ये पौधे समुद्र के पानी में बहुत बड़ी संख्या में होते हैं, एक लंबी खाद्य श्रृंखला की पहली कड़ी होते हैं। समुद्र में रहने वाले बड़े से बड़े जंतुओं का जीवन इन पर निर्भर होता है। समुद्र की पानी में तैरने वाले छोटे जंतु इन पौधों को खाते हैं। छोटे जंतुओं की बड़े जंतु और छोटे मछलियाँ खाती हैं। इन दोनों को उनसे बड़ी मछलियाँ खाते हैं और बड़ी मछलियों को उनसे और बड़ी मछलियाँ खाती हैं। समुद्री पर्यावरण में और कई छोटी बड़ी मछलियाँ, स्तनधारी और पक्षी होते हैं। छोटे जीवधारियों को उनसे बड़े जीवधारी द्वारा खाए जाने के कारण लंबी लंबी खाद्य श्रृंखलाएं बन जाती हैं। इतना ही नहीं, समुद्र के किनारे रहने वाले कई जंतु समुद्र में पाई जाने वाली भोजन श्रृंखला पर निर्भर होते हैं। इसका एक उदाहरण भी हम समझेंगे। समुद्र से निकलकर अब हम उत्तर ध्रुव के पास पहुंचते हैं। इसे आर्कटिक प्रदेश कहते हैं। यहाँ इतनी ठंड होती है कि यहाँ की जमीन लगभग पूरे वर्ष बर्फ की मोटी परत से ढकी रहती है। गर्मी के मौसम में कुछ समय के लिए बर्फ पिघल जाती है और छोटे पौधे और काई उगाते हैं। चूहे, हिरण, खरगोश इस प्रदेश के प्रमुख शाकाहारी जंतु हैं। यहाँ पाए जाने वाले अधिकांश जंतु सफ़ेद रंग के होते हैं और सफ़ेद बर्फ पर इन्हें देखना कठिन होता है। इस प्रदेश के प्रमुख मांसाहारी जंतु भालू, भेड़िए, लोमड़ी और उल्लू हैं। आर्कटिक प्रदेश के भालू सफ़ेद और बहुत बड़े आकार के होते हैं। इन्हें ध्रुवी भालू कहते हैं। सोचकर बताइए कि इन भालुओं को ध्रुवी भालू क्यों कहते हैं। ध्रुवी भालू इसलिए कि ध्रुव पर रहते हैं। ध्रुवी भालू का मुख्य भोजन सील नामक स्तनधारी जंतु होते हैं। सील देखने में कुछ कुत्ते के समान होते हैं। समुद्र में तैरते हैं, मछलियों का शिकार करते हैं। जब ये आराम करने के लिए समुद्र किनारे बर्फ पर आ जाते हैं तब ध्रुवी भालू इन्हें पकड़ लेते हैं। यहाँ रोचक बात यह है कि समुद्र में शुरू होने वाली खाद्य श्रृंखला ध्रुवी भालू के साथ जमीन पर समाप्त होती है। इस तरह समझ सकते हैं समुद्री पौधे और काई को छोटे जंतु, छोटे जंतुओं को छोटी मछलियाँ खाती हैं, छोटी मछलियों को और बड़ी मछली खाती है, बड़ी मछली को सील खा लेती है, सील को ध्रुवी भालू खा लेता है। इस तरह एक खाद्य श्रृंखला जो समुद्र में शुरू हुई थी वो आके जमीन पर ख़त्म होती है। ध्रुवीय प्रदेश से अब हम चलेंगे भारत के पूर्व में स्थित देश इंडोनेशिया की ओर। इस देश में भारत के समान लगातार भूमि नहीं है, क्योंकि यह लगभग 13,000 छोटे बड़े टापू यानी द्वीपों से बना है। इनमें एक बड़ा द्वीप है बोर्नियो। इस द्वीप पर बहुत विशाल और बहुत गहरी गुफाएं हैं, जिनमें करोड़ों चमगादड़ रहते हैं। ये गुफाएं इतनी गहरी हैं कि इनमें सूर्य का प्रकाश पहुंचता ही नहीं और हमेशा खूब अंधेरा रहता है। चमगादड़ दिन में इन गुफाओं की दीवार पर लटके रहते हैं और शाम होती ही भोजन की तलाश में गुफाओं से बाहर निकलते हैं। हवा में उड़ने वाले छोटे छोटे कीड़े, फूलों का रस और फल इनका भोजन होता है। क्या इन गुफाओं में पौधे होंगे? इन गुफाओं में जब सूर्य की रोशनी नहीं पहुंचती तो पौधे होने की बात ही नहीं है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ वो छुपने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चमगादड़ ऐसी गुफाओं में क्यों रहते होंगे जहाँ सूर्य का प्रकाश न पहुँचता हो न पौधे हों? वो ऐसा अपनी सुरक्षा के लिए करते हैं। दिन के समय अंधेरी गुफाओं में ऐसे जंतु सुरक्षित रहते हैं जिनसे उन्हें खतरा होता है। फिर भी जब ये शाम समय गुफा से बाहर निकलते तब बाज और उल्लू जैसे शिकारी पक्षी कुछ चमगादड़ों को पकड़कर खा जाते हैं। खाद्य श्रृंखला का अधिकांश भाग गुफा के बाहर होता है और श्रृंखला केवल एक कड़ी गुफा के अंदर होती है। भोजन के समान इन चमगादड़ों को पानी भी तभी मिल पाता है जब वे रात में गुफा से बाहर निकलते हैं। तो एक तरह से हम देख सकते हैं कि छोटे पौधे को कीड़े खाते हैं, कीड़े को चमगादड़ खा लेते हैं, चमगादड़ को बाज और उल्लू खा लेते हैं। इस तरह वहाँ पर भी एक खाद्य श्रृंखला तैयार होती है। हमने देखा कि हमारी पृथ्वी बहुत विशाल है और उस पर भिन्न भिन्न प्रकार की परिस्थितियों में जीवधारी रहते हैं। ऊपर दिए गए कुछ उदाहरणों से या मैंने जो अभी उदाहरण बताए, हमने देखा कि प्रत्येक प्रकार के पर्यावरण में जीवधारी रहते हैं। यदि वहाँ उन्हें जीवन के लिए आवश्यक तीनों चीज़ें मिलती हैं, वहाँ
जीवधारी रहते हैं और प्रजनन करते हैं, उसे उनका आवास कहते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आवासों में रहने वाले जीवधारियों के शरीर की रचना इस प्रकार से ढल जाती है कि वे अपने आवास में बिना कठिनाई के जीवन रह सकते हैं। इसे अनुकूलन कहते हैं। एक तरह से हम कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहने के लिए जो शारीरिक बदलाव जीवों में होता है उसे उस जीवों का अनुकूलन कहते हैं। उदाहरण के लिए रेगिस्तान में रहने वाले जीवधारी बहुत कम पानी में गुजारा कर सकते हैं और बहुत अधिक गर्मी सह सकते हैं। आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जंतुओं के शरीर पर घने बाल होते हैं, वे बहुत अधिक सर्दी को सह सकते हैं। जब किसी जंतु का शरीर किसी विशेष प्रकार के आवास के लिए अनुकूलित हो जाता है तब वह अन्य किसी प्रकार के आवास में जीवित नहीं रह सकता। हमारे आसपास रहने वाले जीवधारी रेगिस्तान में आर्कटिक प्रदेश में जीवित नहीं रह सकते। इसी प्रकार रेगिस्तान या आर्कटिक प्रदेश में रहने वाले जीवधारी हमारे आवास में नहीं रह सकते। आपने देखा है कि पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के पर्यावरण रहने वाले जीव पौधों और जंतुओं के शरीर की रचना भी काफ़ी अंतर होता है। इस भिन्नता को जीव जगत में विविधता कहते हैं। हमारे पर्यावरण में अनेक सजीव और निर्जीव घटक हैं। पर्यावरण के सजीव घटकों में विविधता होते हुए भी अच्छा तालमेल बना होता है। इसी तालमेल और संतुलन के कारण हम अपनी पृथ्वी पर आराम से जीवन यापन कर रहे हैं। यदि पर्यावरण में विभिन्न घटकों जीवों के बीच संतुलन बिगड़ जाए तो पर्यावरण प्रदूषित होगा, जिससे हमारे जीवन यापन में कठिनाई उत्पन्न होगी। शांतिपूर्वक जीवन यापन की आवश्यक है कि हम अपने समस्त कार्यों को सही तरीके से अपनी जिम्मेदारियों के साथ करें, ताकि परिवार, समाज, पर्यावरण और पर्यावरण के अन्य जीवों को हानि पहुंचाए बिना शांतिपूर्वक जीवन जी सकें। पर्यावरण संरक्षण में हमारी स्वच्छता संबंधी अच्छी आदतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं किसी एक नए विषय, नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।